नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? मन ही मन प्रश्न होना, क्रोध करना, बहुत खुश होना, रंग बदलना, ठीक है। तो लाल पीला होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? क्रोध करना। आदमी लाल पीला होने लगता है, कहते देख ना वो लाल पीला हो रहा है, मतलब क्रोध कर रहा है, ठीक है, क्रोध करना। अगला प्रश्न है, अस्ताचल का विलोम शब्द क्या है? अस्ताचल का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, देखिए अस्ताचल का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ देने वाला शब्द या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द, ये सब विलोम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अस्ताचल माने क्या हो गया? अस्ताचल डूबने को कहते हैं, डूबने, जैसे सूर्य भगवान को डूबने को हम लोग अस्ताचल, ठीक है। या छठ पूजा होता है तो आप कहते होंगे अस्ताचल का अर्घ देना है, उदयाचल का अर्घ देना है, कहते होंगे। तो देखिए यहाँ पर उसका अपोजिट, अस्ताचल मतलब सूर्य भगवान का डूबना, डूबना ना, तो उसी को क्या कहिएगा? उदयाचल। उदयाचल मतलब सूर्य भगवान का, उदयाचल माने उगना, ठीक है। तो डूबना का उगना होता है, ठीक है। अस्त होना मतलब शाम होना, और उदय होना मतलब सुबह का उदय होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अस्ताचल का यहाँ पर उदयाचल होगा, उदयाचल आपका सी में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का अर्थ क्या है? अपना स्वार्थ पूरा करना, सबसे अलग रहना, स्वयं अपना अहित करना, कोई नहीं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का शाब्दिक अर्थ है स्वयं अपना अहित करना, मतलब अपना जो है नुकसान स्वयं करना होता है, ठीक है। ये देहात में बहुत ज़्यादा कहावत प्रचलित है। लोग कहते हैं कि यह जो आदमी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारा है, कहने का मतलब है कि कोई आदमी जो है आपको यहाँ पर अच्छा काम आपका करने जा रहा है, लेकिन उस आदमी से आप क्या किए? मारपीट कर लिए, लड़ाई झगड़ा कर लिए। अब वो आदमी ने आपका अच्छा काम करेगा? नहीं करेगा। तो आपने मारपीट करके क्या किया? अपना अहित कर लिया, अपना काम खराब कर लिया, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, स्वयं अपना
अहित करना। आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है। आँख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। सबसे अलग होना, देखने में अच्छा लगना, बहुत अधिक प्रिय होना या कोई नहीं। ठीक है, आँख का तारा होना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो आँख का तारा होना मुहावरा का अर्थ है बहुत अधिक प्रिय होना। ठीक है, देखते हैं किसी किसी के जैसे एक लड़के हैं या किसी की एक लड़कियां हैं या कोई किसी को बहुत अधिक चाहता हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको आँखों का तारा होता है, मतलब वो बहुत अधिक उसके लिए प्रिय होता है, उसको हर समय वह सामने देखना चाहता है। ठीक है, तो ये आँखों का तारा हो गया ना, मतलब बहुत अधिक प्यारा। कृत्रिम का विलोम शब्द है। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। औपचारिक, अनौपचारिक, अप्राकृतिक या प्राकृत। ठीक है, तो कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृत होगा। क्या होगा, प्राकृत होगा। ठीक है, आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ है। आकाश पताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है। आकाश पताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है। सुस्त रहना, पागल होना, कड़ी मेहनत करना, कोई नहीं। ठीक है, आकाश पताल एक करना मुहावरा का क्या अर्थ है। तो आकाश पताल एक करना मुहावरा का अर्थ है आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करके किसी चीज़ को सफलता प्राप्त करना, इसी को कहते हैं आकाश पताल एक करना। ठीक है, आग में घी डालना मुहावरा का अर्थ क्या है। आग में घी डालना मुहावरा का क्या अर्थ है। आग लगा दिया, क्रोध को और अधिक भड़काना, पागल करना, सुस्त करना। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आग है। ठीक है, आग की लपक है, ये आग की लपक है, ये आग की लपक है। ठीक है, आग की लपक कहीं जल रही है, इसमें आप घी डालिएगा, घी डालिएगा तो ये आग और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें पानी ऊपर से डालिएगा, पानी, तो ये आग बुझ जाएगा। क्या होगा, बुझेगा। ठीक है, तो आग में घी डालना मतलब कोई आदमी क्रोध में है, वो क्रोध में एकदम कुछ बोल रहा है, बड़बड़ बोले जा रहा है, उसको और गाली गलौज कर दीजिएगा तो वो और क्रोध में हो जाएगा। मतलब आग में घी डालना मतलब क्रोध को और अधिक भड़काना, क्रोध को और अधिक भड़काना। ठीक है, ये चीज़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है। आग बबूला होना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, आग लगा दिया, कपटी मित्र, बहुत क्रोध करना या कोई नहीं। ठीक है, तो आग बबूला होने का मतलब बहुत क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्साना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना। मान लीजिए कि किसी आदमी ने आपको जो काम दिया, ठीक है, आपको जो काम दिया, आप उसके काम को उस समय पर करके नहीं रखें तो आदमी क्या होता है, आग बबूला हो जाता है आपको देख करके, मतलब बहुत अधिक क्रोध करता है कि तुमने कहा था हमने और तुमने किया नहीं। ठीक है, तो आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोध करना हुआ। राम लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना है। राम जो है वो लोहा का कुल्हाड़ी खरीदा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या प्रश्न था, रेखांकित शब्द क्या है, लोहा, लोहा। ठीक है, लोहा क्या है, ये धातु वाली चीज़ है, धातु। तो धातु वाली चीज़ें किस में जाती है, तो धातु वाली चीज़ें जाती है आपको द्रव्य, इसको द्रव्य कहते हैं। सोना चांदी धातु, इसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य हो गया तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा। द्रव्य वाली चीज़ें लोहा सोना चांदी ये सब द्रव्य में डालिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किसी भी धातु का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, याद रख लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा वो आपका होगा। ठीक है, तीर मारना मुहावरा का अर्थ है। तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है। तीर मारना मुहावरा का अर्थ क्या है, युद्ध कला में अच्छा होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, बहुत पैसा कमाना। ठीक है, तो तीर मारना मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ा काम कर देना, बहुत जो चीज़ आप मतलब नहीं चाहते थे कि कोई कर पाएगा वो काम कर दिया, तो उसी को कहते हैं तो तीर मार दिया। ये क्या कर दिया, तीर मार दिया, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया जो नहीं हो सकता था। खेद का विलोम शब्द है। खेद का विलोम शब्द है। ठीक है, गुण, अप्रश्न, मरना या प्रसन्नता। ठीक है, तो खेद मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त करना। खेद करना मतलब दुख व्यक्त करना, इसी को कहता है खेद करना। ठीक है, दुख व्यक्त करना। ठीक, तो खेद का मतलब दुख होता है, खेद का मतलब दुख होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, दुख का उल्टा क्या होगा, तो दुख का उल्टा होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता क्या होता है, प्रसन्नता मतलब प्रसन्न होना, खुश होना, यही ना।
तो यहाँ पर खुश नहीं दिया हुआ है, प्रश्न अप्रश्न दिया है तो प्रसन्नता होगा। ये आपको किस में है, डी में है। देखिए प्रसन्नता मतलब खेद मतलब दुख, तो प्रसन्नता मतलब खुश। राइट आंसर इसका विलोम डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आस्तीन का साफ होना मुहावरा का अर्थ है। आस्तीन का साफ होना मुहावरा का अर्थ क्या है? प्यारा मित्र, कपटी मित्र, सच्चा मित्र या कोई नहीं। ठीक है, तो आस्तीन का साफ होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत बार प्रश्न आया है। देखिए हम तो आपको केवल वही प्रश्न यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं जो कि विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ रहा है। हम बाहर का आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। यही तो कारण है कि यहाँ से सारा प्रश्न भर भर के जैक पूछ दे रहा है। जैक यानी JCRT जितना एग्जाम ले रहा है सब में मेरा प्रश्न से यहाँ टैली हो रहा है। ठीक है, यही कारण है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन का विचार नहीं किया है, आपको वैसे प्रश्न को लाने का प्रयास किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, तो बहुत प्रश्न यहाँ से भिड़ रहे हैं। आप सभी अभी कभी जुड़ के जरूर तैयारी कीजिए। या परीक्षा 2 दिन 4 दिन भी बचा होगा ना, तो आप नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। नोट्स में बहुत कम प्रश्न है, देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत कम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रश्न आ रहा है, इसलिए सब कोई जुड़ जाइएगा। अगला देखिएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का क्या अर्थ है? ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्यारा थप्पड़ मारना, 20 थप्पड़ मारना, कड़ा जवाब देना या कोई नहीं। ठीक है, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का अर्थ है कड़ा जवाब देना, कड़ा संघर्ष देना, कड़ा अथी करना। ठीक है, तो कड़ा जवाब देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरा का क्या अर्थ है? भाग जाना, छुप जाना, अलग रहना, कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, तो ईद का चांद होना मुहावरा का सही अर्थ है कभी कभी दिखलाई देना, कभी कभी दिखलाई देना। ठीक है, राम दूध 50 रुपये प्रति लीटर खरीदता है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? राम दूध, देखिए रेखांकित शब्द दूध है, रेखांकित शब्द दूध है, ये पूछ रहा है कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? दूध है। ठीक है, तो देखिए दूध क्या है? दूध क्या है आपका? तो दूध जो है आपका यहाँ पर दूध क्या है? तो दूध आपका देखिए द्रव, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, तरल चीज, तरल चीज। तो लिक्विड वाला हो, द्रव वाला हो, तरल चीज हो, जैसे पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन, ये सब तरल चीज है। तो तरल चीज जितना भी आएगा उसको आप द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, जिस शब्द से द्रव का पता चलता है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है, क्या है? मुंह खून से भर जाना, मुंह ताकते रहना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। ठीक है, बुरी तरह हारना मुहावरा का अर्थ है मुंह की खाना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना होता है। ठीक है, तम का विलोम शब्द है। तम का विलोम शब्द है, बताइए तम का विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानिएगा तम का मतलब होता क्या है। तो तम का मतलब होता है, देखिए अंधकार। तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा। ठीक है, इसका विलोम, विलोम माने उल्टा, तो अंधकार का उल्टा या अंधेरा का उल्टा क्या होगा? अंधकार। अंधकार तो देखिए इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। रात्रि क्या होगा? इसका पर्यायवाची शब्द हो गया। निशाचर क्या होगा? सब पर्यायवाची शब्द हो गया। तो देखिए ज्योति, ज्योति मतलब क्या होता है? प्रकाश फैलाना, ज्योति मतलब प्रकाश। तो अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। तो राइट आंसर डी यानी ज्योति होगा। तो तम का ज्योति होगा। अर्थ देखिए जब याद रहेगा तभी आप विलोम शब्द बता पाइएगा। अब मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, ये सब प्रश्न आपका कारक हो गया ना, आना ही आना है, काल है, ये सब प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इसको छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, इसीलिए हम देखिए आपको संपूर्ण यहाँ पर हिंदी करवा रहे हैं, सब चैप्टर मिक्स करके। देखिए आप कितना बना पाते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरा का अर्थ है आपा खोना, पागल हो जाना, विश्वास से काम नहीं करना, सब्र करना। ठीक है, कलेजे पर पत्थर रखना। ठीक है, तो क्या होता है? आपा खोना ये तो नहीं होगा, पागल हो जाना ये तो नहीं होगा, विश्वास से काम नहीं करना ये तो नहीं होना। तो कलेजे पर पत्थर रखने का एक अर्थ होता है सब्र करना। लोग कहते हैं कोई आदमी आपके सामने आपका बहुत अनहित कर रहा है, बहुत अनभलाई कर रहा है, आपका बहुत दुष्प्रचार कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि अभी समय का इंतजार कर रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। आप कहते हैं अभी तो हम कलेजा पर पत्थर रख लिए, मतलब सब्र कर रहे हैं, जिस दिन सब्र का बांध टूटेगा उसको मार के मुआ देंगे।
कहते हैं ना, तो यही होता है कलेजा पर पत्थर रखना, मतलब सब्र करना। ठीक है, आप देखते हुए भी बहुत से चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, सब्र करते रहते हैं, समय का इंतजार करते रहते हैं, ठीक ना, तो वो सब्र करना हो गया। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान पर जू रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पागल बना देना, होशियार होना, समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, सब्र करना। ठीक है, देखिए विद्यालय में आप जब जाते होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको आप डेली बहुत अच्छी अच्छी बात समझाते होंगे और वह कहता होगा कि हाँ सर आज से करेंगे, आज से करेंगे, लेकिन फिर अगला दिन जाते होंगे तो वो छोटा बच्चा फिर वही काम कर रहा होता है। तो आप कहते हैं कि कान पर जू न रेंगना, मतलब इसको समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, जिसको कहते हैं कान पर जू न रेंगना। क्लियर। अगला है काया पलट होना मुहावरा का अर्थ है। काया पलट होना मुहावरा का अर्थ क्या है? पूरी तरह बदल जाना, मर जाना, भाग जाना या पलटी मारना। ठीक है, तो काया पलट होना मतलब पूरी तरह बदल जाना, पूरी तरह बदल जाना। आप शायद सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए आपने किसी को बहुत किया, अपने बेटा से ही मान करके कि भी बड़ा कुछ काम किया उसके लिए, ठीक है, लेकिन आपको उस पर पूरा विश्वास था कि ये बड़ा होकर के हमको ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन वो क्या कर दिया? काया पलट हो गया, काया पलट कर दिया, मतलब आपने जो सोचा, जितना आस्था से किया, वो काम नहीं किया, तो उसी को कहते हैं काया पलट इसका हो गया, मतलब पूरी तरह बदल गया। तो पूरी तरह बदल जाना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। ठीक है, लड़का पेड़ से गिर गया। देखिए कारक से जो है ना, एक प्रश्न आपका रहता है, इसलिए आप ये याद करके जाइएगा। देखिए जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, पेड़, इस पर बालक था। ठीक है, ये मान लीजिए टहनी, ऐसे ऐसे पेड़ का टहनी था, इस पर कोई बच्चा बैठा हुआ था। ठीक है, बच्चा, अब क्या हो गया? तो लड़का पेड़ से गिर गया, तो अभी ये पेड़ के साथ है, अब ये पेड़ से गिरा मतलब यहाँ पर धड़ाम से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये पेड़ से क्या हो गया? पेड़ से ये अलग हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से अलग होता है, जैसे यहाँ था, अभी यहाँ अलग हो गया पेड़ से, तो अलग होने का जिसमें बोध होगा, अलग होने का, तो देखिए अ से अलग और अ से अपादान कारक, अ से अपादान कारक, तो उस से का प्रयोग यहाँ पर अपादान के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपादान कारक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर नीचे नोट्स आपको बना दिए हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए, मतलब जहाँ था उससे अलग हो जाए, वह अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, क्या कहलाता है? भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, कहलाता है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा। ठीक है, तो भाषा का वह रूप जिससे बालक सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है, उसको हम लोग कहते हैं, देखिए, मातृभाषा। क्या कहते हैं? मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या संधि। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द। ठीक है, क्रिया, जिससे कोई काम होने का बोध हो, चढ़ना, उतरना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। अब यहाँ पर देखिए संधि, तो संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। राइट आंसर संधि होगा। ठीक है, टस से मस न होना मुहावरा का अर्थ है बात को बढ़ाना, अपनी बातों पर अडिग रहना, लगातार प्रयास करना, कोई नहीं। ठीक है, टस से मस न होना मतलब अपनी बात पर अडिग रहना। जैसे आपने कोई ऐसा बात कहा कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आप कोई कह रहे नहीं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो आप जो बात है उसी बात पर अडिग है, मतलब नहीं हिल डोल रहे हैं, उसको में चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं टस से मस न होना, मतलब अपने बात पर अडिग रहना। ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। ठीक है, ये छत है घर का, ये छत है ना, इस पे क्या है? तो इस पे आपकी जो है बिल्ली बैठी हुई है। ठीक है, बिल्ली। अब ये क्या कि ये छत पर, अभी छत के साथ है, लेकिन सेकेंड स्टेप में ये कहाँ हो गए? तो ये जो है यहाँ पर आपका आ गए,
ये यहाँ पर आके बैठ गए बिल्ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो छत से अलग हो गई, छत से अलग अब हो गया, ठीक है। तो अलग होने वाला जो भी चीज़ होगा एक दूसरे से अलग होने वाला, एक दूसरे से अलग होने वाला, तो अ से अलग और अ से अपादान कारक में डालिएगा, एकदम अपादान कारक में डालिएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका अपादान कारण हो गया। अपादान कारक इसमें डी में है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है, जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट होता है अपादान कारक कहते हैं। बिल्ली का छत से गिरना अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1942, 14 सितंबर 1943, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, ठीक है। तो भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत को राजभाषा घोषित किया, ठीक है। विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, को, से या के द्वारा कोई नहीं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, क्योंकि किसी साधन के द्वारा काम किया जाता है वो करण कारक है, से या के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, वह पुस्तक बहुत ही अच्छा है। इसमें सर्वनाम कौन है, ठीक है। देखिए, सर्वनाम किससे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, सर्वनाम किससे कहते हैं, ठीक। तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, तो संज्ञा, जैसे यहाँ पर श्याम क्या है, श्याम, कोई भी नाम संज्ञा होता है, याद रखिएगा, कोई भी नाम संज्ञा होता है। तो श्याम नाम है, ये संज्ञा है। अगला बार देखिए, श्याम ने एक पुस्तक खरीदा, यहाँ एक वाक्य का क्लोजिंग हो गया। अगला फिर वाक्य जो शुरू किया जा रहा है वह किया जा रहा है, वह, तो ये श्याम के बदला में ही आया है वह। न तो यहाँ लिख सकता था श्याम का पुस्तक बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही शब्द को बार बार रिपीटेशन करने से वाक्य अच्छा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा के बदले में वह लाया गया है। तो संज्ञा के बदले में वह आया है, और जो संज्ञा के बदले में आता है वही सर्वनाम होता है, इसलिए वह जो है आपका सर्वनाम है, ठीक है। वह जो है आपका सर्वनाम है। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है, श्याम के बदले में ही वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः वह शब्द सर्वनाम है। क्लियर। सीता एक लड़की है, यह बहुत ही अच्छा काम करती है, इसमें सर्वनाम कौन है? चलिए चुनिएगा। प्रश्न इसी तरह का आपके एग्जाम में पूछ देता है बड़ा बड़ा करके, और आप समझ नहीं पाते हैं। सीता है, यह है, अच्छा है, कोई नहीं है, ठीक है। तो सीता एक लड़की है, सबसे पहले एक वाक्य है, यह बहुत ही अच्छी है। तो सीता, सीता ही ना अच्छी है, तो सीता के जगह पर अब यह लिखा है, ठीक है। तो यह लिखा है, तो यह सीता के बदले में आया है। तो सीता क्या चीज़ है? संज्ञा है, संज्ञा है सीता, संज्ञा, और संज्ञा के बदले में यह आया है। तो यह संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। तो यह जो है आपका सर्वनाम है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, सीता के जगह पर ही यह शब्द का प्रयोग किया गया है। सीता के ही जगह पर यह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह शब्द सर्वनाम है। क्लियर हो गया ना। पुल्लिंग की पहचान करें, पुल्लिंग की पहचान करें, भारत, रूस, जापान या सभी, ठीक है। देखिए, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा, देश का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। इसमें राइट आंसर सभी जाएगा। पुल्लिंग की पहचान करें, अरब सागर, महासागर, लाल सागर, हिंद सागर या सभी, ठीक है। सागर या महासागर का नाम, सागर या महासागर का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए आप पुल्लिंग में जाएगा। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। पुल्लिंग की पहचान करें, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या कोई नहीं, ठीक है। ये सभी क्या है? महाद्वीप हैं। महाद्वीप का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, ठीक है। महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या है बताना है। महोदय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है, बिहार टेट का, ठीक है। महोदय, महोदयी, महोदया या सभी। महोदय का स्त्रीलिंग रूप सी, राइट आंसर महोदया होगा। दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द क्या है? जो दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द क्या है? दृश्य, अदृश्य, अज्ञेय, अक्षय, ठीक है। क्या है आपको, ठीक। तो जो दिखाई न दे सके उसके बदले में एक शब्द होता है कि अदृश्य है ना। क्या है? अदृश्य है। यह हरियाणा टेट का पूछा गया प्रश्न है, हरियाणा टेट का आया हुआ प्रश्न है। अगला है, बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या होगा? बड़ा भाई के बदले में एक शब्द क्या बोला जाएगा? बड़ा भाई, अग्रज, अनुज या सहोदर, ठीक है। तो बड़ा भाई के बदले में एक शब्द आता है जिसको हम लोग अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। और यह जो आपका प्रश्न है ये रीट एग्जाम का प्रश्न है। यह किसका है? रीट एग्जाम का प्रश्न है, आपका आया हुआ प्रश्न है। अगला है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं?
करणीय, अनुकरणीय, आदि या अनादि। ठीक है, तो जो अनुकरण करने वाला होगा उसको हम लोग कहेंगे अनुकरणीय। क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे, जो अनुकरण करने वाला है। ठीक है, यह एमपी टेट का प्रश्न है, यह एमपी टेट का प्रश्न आया हुआ है। अगला है, अमृत का पर्यायवाची शब्द है आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश, सुरेश, पीयूष या अश्व। ठीक है, तो इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द जो है आपका पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष होता है अमृत का पर्यायवाची शब्द। ये यू टेट का प्रश्न है। किसका है? यू टेट का पूछा गया प्रश्न है आपका। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है अश्व, तुरंग, बाजी या सभी। अश्व भी घोड़ा, तुरंग को भी घोड़ा, बाजी को भी घोड़ा, यानी राइट आंसर सभी। ठीक है, ये आपका बिहार टेट का पूछा गया प्रश्न है। अगला है, आँख का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चक्षु, नयन, नेत्र या सभी। ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द चक्षु, नयन और नेत्र तीनों होता है, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा। ये आपका रीट एग्जाम का प्रश्न है, ये आपका किसका है? रीट एग्जाम का प्रश्न है। अगला है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? ये जेटेट एग्जाम का प्रश्न है, जेटेट एग्जाम का प्रश्न है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट का। ठीक है, 1, 2, 3 या 4। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद, विग्रह, सार्थक शब्द या वाक्य। ठीक है, तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। ठीक है, यानी संधि का क्या होता है? संधि का विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद होता है। क्लियर? तो संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग करना क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है। क्लियर हो गया? संधि का विच्छेद होगा। और समास का विग्रह होता है, समास का विग्रह और संधि का विच्छेद। ठीक है, तो संधि का विच्छेद होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। परोपकार का सही संधि विच्छेद है, परोपकार का सही संधि विच्छेद है, ये आपका प्रश्न हरियाणा टेट का है, परोपकार का पूछा गया प्रश्न है। तो परो जोड़ पकार, पर जोड़ उपकार, परोप जोड़कार या कोई नहीं। ठीक है, तो परोपकार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा पर जोड़ उपकार। क्या हो जाएगा? पर जोड़ उपकार। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है परम जोड़ ईश्वर, परमे जोड़ स्वर, पर जोड़ मेश्वर या कोई नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है परम जोड़ ईश्वर, परम जोड़ ईश्वर, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद होगा। सदैव का सही संधि विच्छेद है, सदैव का सही संधि विच्छेद है, रीट एग्जाम का प्रश्न है, राजस्थान टेट का प्रश्न है। ठीक है, सद जोड़ व, सद जोड़ एव, सदा जोड़ एव या कोई नहीं। ठीक है, तो सदैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोड़ एव। क्या हो जाएगा? सदा जोड़ एव। औषधि का शुद्ध रूप क्या है? देखिए, शुद्ध रूप से एक प्रश्न आपका आता है, औषधि का शुद्ध रूप क्या है? ये यूपी टेट और एमपी टेट दोनों में पूछा गया है। ठीक है, औषधि होगा, औषधि होगा, औषध होगा या औषधि होगा। ठीक है, तो औषधि का सही रूप होता है औषधि। क्या होता है? औषधि होता है। आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है, आशीर्वाद को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? तो आशीर्वाद को शुद्ध रूप में हम लोग लिखेंगे आशी जोड़ वाद, यानी आशीर्वाद। इस तरह से इसका शुद्ध रूप लिखाता है। ठीक है, इस तरह से इसका शुद्ध रूप लिखाता है। अगला है, कवित्री का शुद्ध रूप क्या है? कवित्री का शुद्ध रूप क्या है? आपका जेटेट में दोनों बार पूछा है, जेटेट में दोनों बार ये शुद्ध रूप पूछा हुआ है। कवित्री का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, तो कवित्री का शुद्ध रूप देखिए होता है क जोड़ इत्री, य में हर्षी, अत्र में दीर्घी, कवित्री, ये शुद्ध रूप है, याद रखिएगा। बहुत बार ये प्रश्न रिपीटेड किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। ठीक है, त्रिफला मीन्स क्या होता है? 3 फलों का समाहार, 3 फलों का समाहार। ये 3 क्या चीज़ है? संख्यावाचक है। तो जिस शब्द से संख्यावाचक निकले उसको हम लोग द्विगु कहते हैं, और द्विगु में द्वि मतलब 2, ये भी संख्यावाचक है। ठीक है, तो जो संख्या को मिलाएगा वो द्विगु में जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न ना, इसका विग्रह कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा? नवरत्नों का समाहार, नवरत्नों का समाहार जिसको हम लोग कहेंगे नवरत्न। ठीक है, नौ क्या चीज़ है बताइए? ये संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक जिसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा वो संख्यावाचक में जाएगा, तो संख्यावाचक में
द्विगु वाला चीज़ आता है, हमारे द्विगु वाला आता है, ठीक है। तो ये द्विगु में चला जाएगा, राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय बताने के लिए आपको हम बताए हुए थे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो आगमन के लिए एक शब्द आ होगा और दूसरा का मूल शब्द गमन होगा, ठीक है। जो किसी शब्द के पहले लगा, जैसे सब ये पहले, तो पहले आ है, जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, तो इसमें आ उपसर्ग होगा, ठीक है। क्या होगा? आ उपसर्ग होगा, ठीक ना।